एक बारी जब इसमें फ्लावरिंग हो जाती है तो आप इसको नेक्स्ट सीज़न के लिए आराम से बचा सकते हैं। अगर आप इसको 10 से 12 दिन के अंदर भी पानी नहीं देंगे ना तो ये प्लांट आपका मरने वाला नहीं है। जो पत्तियाँ होती हैं बड़ी कोमल होती हैं, खासतौर पर हाइब्रिड की। अगर आप धूप में इसको रखेंगे ना तो इसकी पत्तियाँ एकदम से जल जाएंगी। मिट्टी के अंदर आपने सिंपल इसको लगा रखा है या कोकोपीट में लगा हुआ है, जैसे कि अक्सर ये आता है नर्सरीज़ में, तब तो बचाना बहुत मुश्किल है। सोचिए कि उसका अटैक इतना होता है कि अगर वो 1 या 2 दिन इसके अंदर रह गया ना तो आपके सारे पत्ते गायब। इंसेक्टिसाइड्स आपके पास हो, लहसुन का हो, पिसा हुआ हो, या अदरक लहसुन का पेस्ट हो, या आप घर में जो भी इंसेक्टिसाइड आपने बना रखा है। दोस्तों, मैं हरीश जोशी स्वागत करता हूं आपका अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। आज एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सेमी सक्लेंट्स होता है। बहुत अच्छा लगता है जब इसमें फूल आते हैं, और जब फूल नहीं आते ना तब भी ये प्लांट एक साइड में रखा हुआ हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पूरी लेंगे। ये वैसे आपका सीजनल प्लांट भी है और परमानेंट भी है। परमानेंट इन द सेंस कि आप इसी एक प्लांट से कई प्लांट बाद में जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और एक बारी जब इसमें फ्लावरिंग हो जाती है तो आप इसको नेक्स्ट सीज़न के लिए आराम से बचा सकते हैं। जैसे गुलदाउदी होती है मेरी, जो आप देख रहे हैं पीछे, सालों साल मेरी चलती आ रही है। इसी प्रकार से ये प्लांट भी ऐसा है दोस्तों जिसको हम हमेशा अपने गार्डन में बनाए रख सकते हैं। किसी भी प्लांट को अगर आप अपने गार्डन में लाते हैं ना तो उस प्लांट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये प्लांट की रिक्वायरमेंट कब होती है, इसको कब लगाना होता है, इसमें पानी कितना डालना होता है, इसको खाद कब कब हमें देनी होती है, जब मानसून आता है तब इसमें क्या ध्यान रखना है, गर्मियों में इसमें क्या ध्यान रखना है, विंटर में इसका क्या ध्यान रखना है। तो पूरे साल भर में आपको उसको ध्यान रखना होता है, ख़ास तौर पर जो परमानेंट प्लांट होते हैं। जी हाँ, मैं इस परमानेंट प्लांट की बात कर रहा हूँ, आप समझ गए हैं। क्लांचो मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं ना, ये देसी क्लांचो है। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो देसी क्लांचो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, कम से कम मेरे पास 25 से 30 साल के बीच के आसपास का है। यानी कि ये 25 साल से 30 साल से मेरे पास चला आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि यही प्लांट चला आ रहा है, लेकिन क्या होता है कि जब इसकी फ्लावरिंग पूरी होती है तो उसके बाद मैं धीरे धीरे इसकी कटिंग ग्रो कर देता हूँ। तो मेरे 1 से 4, 4 से 8, 8 से 10 प्लांट बन जाते हैं। और लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ था कि काफ़ी प्लांट थे, 3-4 मैंने बना के रखे थे, लेकिन एक इसके अंदर ना इस प्रकार का एक इसके पत्ते खाने वाला एक कीड़ा आता है जिसका नाम मैं भी भूल रहा हूँ, लीफ माइनर टाइप का होता है, पूरा चट कर गया। उसने मेरे बहुत सारे क्लांचों के प्लांट ख़राब कर दिए। बस एक वही इसके अंदर आता है, जो आता है बेसिकली आजकल के टाइम पर ही, या फरवरी स्टार्टिंग में आएगा और मार्च तक रहता है। बस 1 महीना वो इनके लिए डेंजरस होता है, तो उस 1 महीने में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से मेरे पास एक कटिंग बची थी तब इसकी, और मैंने उसको ग्रो करी। अब आप देख रहे हैं ये मेरा देसी क्लांचो इतना अच्छा बना हुआ है। और इन सब की बात करें तो देखिए, ये तो दोस्तों हाइब्रिड है, और हाइब्रिड मतलब ये थोड़ा सा यहाँ का जो हमारा लोकल है उससे थोड़ा हटकर है, लेकिन इसके अंदर भी फ्लावर बहुत अच्छे आते हैं। जब ये फूल खिल जाते हैं ना, कम से कम 30 से 35 दिन तक ये फूल इसके बने रहते हैं। अभी गुच्छों में फूल आना स्टार्ट हो रहे हैं। जो हमारे हाइब्रिड हैं इसके अंदर आप देखेंगे इस प्रकार के, देखिए बहुत सारे कलर इसके अंदर आते हैं, 5 से 7 कलर इसमें आते हैं। येलो भी आता है, पिंक भी आता है, रेड भी आता है, इवन वाइट भी आता है। आप इस वक्त आपको नर्सरी में ये प्लांट ईजिली मिल जाएगा। थोड़ा कॉस्टली होता है। जितना बड़ा आप मेरे हाथ में ये प्लांट देख रहे हैं, ये करीब करीब आपको 150 से 200 के आसपास में मिलेगा। 200 रुपये लेके चलिए इसको। 100 रुपये में तो आपको छोटे छोटे प्लांट मिलेंगे। तो ये इस प्रकार के जो प्लांट हैं या 200 के आसपास में आपको मिलेंगे, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब इसके अंदर फ्लावरिंग हो जाती है। पूरा एक गुच्छा साना इनका बना रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार इसको लाइए और इसको अपने गार्डन में रखिए, और इसको परमानेंट अपने गार्डन में आप बचा पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग इसको लगा चुके हैं, लेकिन सबका सेव नहीं होता है। तो वह मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि ये सक्लेंट है, तो जब सक्लेंट ये है दोस्तों, तो इसकी सक्लेंट जो है ना, यानी कि इसको पानी की आवश्यकता कम है। सबसे बड़ी बात, रखना कहाँ है इसको हमने दोस्तों। अगर आप इसको 10 से 12 दिन के अंदर भी पानी नहीं देंगे ना तो ये प्लांट आपका मरने वाला नहीं है। इसकी पत्तियों के अंदर ही पानी होता है। इसकी पत्तियां जो होती हैं ना काफ़ी हार्डी होती हैं, इस प्रकार मतलब सॉफ्ट होती हैं, लेकिन तब भी थोड़ा सा दूसरी पत्तियों के मुकाबले इनकी मोटाई थोड़ा सा ज़्यादा होती है। चाहे ये हाइब्रिड वाला हो चाहे ये देसी वाला हो, दोनों की में ही आपको ऐसे मिलेंगे। जो देसी वाला होगा उसकी पत्तियां देखिए इतनी बड़ी बड़ी आती हैं, इस प्रकार से कट लिए होते हैं, डिजाइनदार होती हैं। देखिए एक कट आपको जरूर मिलेगा इसमें साइड में, इस प्रकार से साइड से किनारों से। ऐसे ही हाइब्रिड की जब आप पत्तियां देखेंगे तो वो सब डिजाइनदार होती हैं,
साइड से इनमें सब में डिजाइन बना हुआ होगा, लेकिन इसकी छोटी होती है, इसकी पत्तियाँ बहुत बड़ी देसी जैसे नहीं होती है। अब देसी है तो देसी बॉय जैसा रहेगा ना, वो हाइब्रिड है, थोड़ा सा नाजुक है। आप ये समझ लीजिए कि ये दूसरी कंट्री से आया हुआ है, ये हमारे यहाँ का लोकल है। तो दोनों के नखरे अपने अपने अलग हैं, लेकिन देसी जो है वो हर मौसम में रहता है। एक बार इसको आपने अपने गार्डन में लगा दिया, अच्छी मिट्टी आपने लगा दी, सर्दी बरसात गर्मी सब सह लेगा, आपके ईज़िली सह लेगा। लेकिन ये है कि आपका मार्च अप्रैल मई तक तो ये सब सही चलेगा। उसके बाद जब ह्यूमिडिटी आती है, जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने ना इसके लिए सबसे टफ़ होते हैं। और ये इन 3 महीनों में ही ये मर जाता है। क्यों मरता है? क्योंकि इसको ज़्यादा ह्यूमिडिटी पसंद नहीं है। बरसात का पानी इसमें लगा तो इसकी जो ये ब्रांचेज़ हैं, ये देखेंगे आप, यहाँ से सड़नी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इनमें सड़गलन पैदा हो जाती है और ये रॉट होते हुए धीरे धीरे पूरी सड़ेंगी और धीरे धीरे आपका पूरी ब्रांच ख़त्म हो जाएगी। ये होगा आपका जब जून के बाद आसपास में जब थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, एक आध बारिश होती है, प्री मानसून सीजन होता है, उसके बाद से लेके जुलाई तक। बस जुलाई के पूरे महीने में अगर आपने इस एक महीने के अंदर इसका ध्यान रख लिया और अगस्त के अंदर भी अगर आपने इसको बारिश का पानी नहीं लगने दिया, तो आप ये सोचिए कि आपने इस प्लांट को फिर बचा लिया। आपको क्या सावधानी बरतनी है दोस्तों? तब आपको क्या करना है, देखिए मई तक तो आप इसको आराम से कहीं रखिए, अपने गार्डन में रखिए। लेकिन जब मई में तेज़ गर्मी हो जाती है ना, तब इसको थोड़ा सा शेड में रख दें, मतलब जहाँ पर इनडायरेक्ट लाइट आती हो लेकिन बहुत तेज़ धूप ना पड़ती हो। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं बड़ी कोमल होती हैं, ख़ासतौर पर हाइब्रिड की। अगर आप धूप में इसको रखेंगे ना तो इसकी पत्तियाँ एकदम से जल जाएंगी जब 40 से ऊपर टेम्परेचर जाता है। तब आपको इसको रखना है शेड में। और जब बारिश होती है दोस्तों, और जब मानसून आने वाला हो, तो उस समय इसकी मिट्टी को आपने रखना है बिल्कुल सूखा रखना है। और उसके पश्चात इसमें किसी भी प्रकार का कोई बारिश का पानी नहीं लगने देना है, इवन छींटे भी नहीं आने चाहिए। बस हल्का हल्का जब आपको लगे कि यार थोड़ा सा पानी की कमी हो रही है, थोड़ा सा पौधा मुरझा सा रहा है, तो हफ्ते में, गर्मियों की बात कर रहा हूँ मैं, मानसून की बात कर रहा हूँ, तो 5 से 7 दिन में, 8 दिन में इसको थोड़ा सा पानी दे दीजिए, वो बहुत है। और आराम से तब ये आराम से स्टेबल होके रहेगा, कोई दिक्कत इसको नहीं आएगी। कहीं पर अगर कुछ साइड में कहीं अगर आपको लगता है रूट रॉल हो रहा है या रूट से संबंधित नहीं होती है दिक्कत, यानी कि स्टेम गलन हो रही है, कहीं से इसकी स्टेम गल रही है या कुछ ऐसा कहीं से कुछ आपको पत्तों में लगता है, तो फंजीसाइड यूज़ कीजिए। इसमें फंजीसाइड डालने से काफ़ी बीमारी इसकी रुक जाती है। इससे जब मानसून की पहली बारिश होनी होती है, उससे पहले इसमें आपने फंजीसाइड का एक बारी अच्छा सा स्प्रे कर देना है और मिट्टी में चारों तरफ फंजीसाइड पाउडर भी आपने डाल देना है। वो कोई सा भी हो सकता है। कोशिश करिए दोस्तों जिसमें कॉन्टैक्ट वाला और सिस्टमिक हो, वो दोनों ही आप जिसके अंदर फंजीसाइड में हो वो लीजिए। अदरवाइज़ फिर आप ट्राइकोडर्मा गोल्ड लीजिए, वो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें आपको मिलेगा। तो ये आप तब इस प्रकार से इसको मानसून में बचा पाएंगे। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है ना कि आपकी मिट्टी अच्छी हो। अगर आप ये सब चीज़ कर रहे हैं लेकिन मिट्टी के अंदर आपने सिंपल इसको लगा रखा है या कोकोपीट में लगा हुआ है, जैसे कि अक्सर ये आता है नर्सरीज़ में, तब तो बचाना बहुत मुश्किल है। आप तो इसकी मिट्टी की बात करें तो क्योंकि मैंने इसको बताया आपको ये सेमी सक्लेंट है, तो इसकी जो आप मिट्टी बनाएंगे ना, वो बिल्कुल ऐसे बनाएंगे जैसे आप अडेनियम की बनाते हैं। जी हाँ, अडेनियम की तरफ बहुत अच्छी वेल ड्रेन होनी चाहिए। पानी आपने इसमें डाला और पानी इसमें नीचे निकला, पानी बिल्कुल स्टेबल नहीं होना चाहिए। आप इसको खंगर में भी लगा सकते हैं, खंगर के साथ इसको राइसस यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी देनी हो। तो ये 2-3 प्रकार का मैं बता रहा हूँ ये मीडिया, आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। अगर आपको ये प्लांट अच्छा लगता है तो आप देखिए आपका प्लांट कभी मरेगा नहीं। तो आपको लेना है खंगर लेना है आपने 30%, यानी कि 3 भाग, 3 हिस्से आपको खंगर लेने हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी मिट्टी बनानी है, तो उसमें से 3 हिस्से आपके खंगर के हो गए, 2 हिस्से आपके खाद इसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन तब भी वर्मी कंपोस्ट हो या कंपोस्ट कोई भी हो, सड़ी भी अच्छी पुरानी काली वाली होनी चाहिए, वो 2 भाग लेने हैं आपने। और बाकी भाग दोस्तों, बाकी अब इसमें क्या बचा, मिट्टी बची, तो मिट्टी आप इसमें 3 भाग ले सकते हैं। अगर आपने खंगर यूज़ किया तो सैंड मिलाने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये वाली मिट्टी बनाइए। अब अगर आपके पास खंगर भी नहीं है, राइसस भी नहीं है, क्या मिट्टी में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आपको लेना है, मिट्टी लेनी है, 3 भाग ही लेनी है, और 3 ही भाग लेना है आपको इसमें रेत, जो कोर्स सैंड होती है, जो थोड़ा सा मोटी वाली रेत होती है, वो रेत आपको लेनी है। तीसरा भाग तीसरी चीज़ जो आपने लेनी है, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या अपनी कंपोस्ट जो भी हो आप ले रहे हैं,
वो अच्छी छनी हुई बारीक होनी चाहिए और उसको भी 3 ही भाग लेना है। और अगर थोड़ा सा अवेलेबल आपके पास है तो राइस रस या थोड़ा सा उसमें कोकोपीट मिला दीजिए। कोकोपीट बहुत कम, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो ये थोड़ा सा पानी को हल्का सा नीचे से रिटेन करे। कोशिश करिए कि आपका गमले के नीचे वाले भाग में आधे साइड तक यहाँ पर हल्का हल्का वो वाली मिट्टी हो, ऊपर से आपकी बिल्कुल वेल ड्रेन वाली हो, क्योंकि स्टेम के आसपास ना बिल्कुल भी पानी इसका अटकना नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा हर पौधे को आपने देखना होता है, समझना होता है। इस प्रकार से आप कभी गार्डनिंग करेंगे ना, कभी फेल नहीं होंगे, यकीन मानिए। नहीं तो आप बिल्कुल इतने महंगे महंगे प्लांट लाते हैं और फिर वो मर जाते हैं, थोड़े से फूल आते हैं बस फिर थोड़े से मर जाते हैं। फ़ायदा नहीं है ना दोस्तों। हमें एक बारी अगर मैं 200-150 रुपये का कोई प्लांट ले आता हूँ तो कोशिश करनी है उस 150 से अगली बारी मेरे को 4 प्लांट बनाने हैं और उसी को रखना है, नेक्स्ट ईयर उसको मैंने बचा के रखना है। इसी का नाम तो गार्डनिंग है। और अगर ये सब करना है, बचाना है, सब आपकी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। इन दोनों में से जो भी आपके वहाँ अवेलेबल हो पाती है, जिसको भी आप करना चाहते हैं उसको यूज़ करिए। मिट्टी और सिर्फ गोबर की खाद अगर आप ये लगाएंगे अभी तो ये चल जाएगा, लेकिन जब बरसात होएगी ना तब मिट्टी के अंदर फंगस बहुत जल्दी आता है। और तब पानी अगर उसमें रुका और इस पानी अगर थोड़ा सा भी रुका और बरसात का हल्का फुल्का पानी भी इसको लग गया, तब ये आपका प्लांट बचेगा नहीं, फिर इसको बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी मिट्टी के अंदर आप इसको लगाएंगे तो आपका क्लांचो कभी ख़राब नहीं होगा। अब एक चीज़ होती है कि इसको हम कैसे लगाएंगे आगे। बहुत सिंपल है दोस्तों, इसकी स्टैम्प ही लगती है। आपने क्या करना है, जब ये फ्लावरिंग वगैरह पूरा कर ले, इसको क्या करना है, जब अभी आपके मई तक इसकी फ्लावरिंग चलेगी, अप्रैल तक इसकी हमारी फ्लावरिंग चलेगी, तो यहाँ से ऊपर से इसको काट दीजिए। जैसे सपोज़ करिए, देखिए ये डंडियाँ आ रही ना फ्लावर की, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना नीचे से इसको, जहाँ से इसका ये गुच्छा बना है, यहाँ से इसको काट दीजिए और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और उसमें उस वक्त इसमें नाइट्रोजन सब पूरे प्लांट के आप इस प्रकार से कटिंग कर देंगे, यानी कि फ्लावर वाले पार्ट को हटा देंगे जब आपकी इसकी फ्लावरिंग पूरी हो जाएगी अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक में। और 2 चम्मच अप्रैल के एंड में ही कर दीजिए, 2 चम्मच इसमें तब नीचे गोबर की खाद आप इसमें अच्छी पुरानी वाली कोई भी डाल दीजिए। बस इतना करना है, इसको शेड में रख देना है, तो ये धीरे धीरे अपना ग्रो करेगा। और जून जुलाई में अगर आपने इसको ऐसे बचा लिया, अब आता है अगस्त। अगस्त में आपने इसको हल्की सी एक बार इसका पानी लगने देना है, कोई सा भी हो। और बारिश के पानी को लगने के बाद अच्छी खासी बारिश में रख दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक दिन में आपका प्लांट नहीं मरेगा, यकीन मानिए। अगस्त में एक बार इसका पानी इसको लग जाने दीजिए, और जब पानी लग जाए तो उसके दूसरे दिन उसमें किसी भी फंजीसाइड का स्प्रे कीजिए और इसको रख दीजिए फिर से शेड के अंदर, फिर दोबारा पानी नहीं लगने देना है। तो तब क्या होगा, एक बरसात का पानी इसको लगेगा ना, तो या तो फिर आप एक काम और कर सकते हैं, अगर इसको बरसात में आप नहीं रखते हैं ना, तो बरसात के पानी को इकट्ठा करिए और उसको इसमें डालिए। बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको। इसकी स्टेम ना एकदम से बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। और वही टाइम होता है जब आपने अगस्त में इसको ऐसा कर दिया तो ये 15 सितंबर तक एकदम से बढ़ना स्टार्ट कर देगा। आपने 2 चम्मच उसमें गोबर की खाद भी डाल दी उस समय, 2-3 चम्मच एक पॉट के अंदर, सिर्फ गोबर की पुरानी अच्छी खाद। तो ये जब बढ़ेगा तो उसके बाद उन स्टेम्स को तोड़िए और इसको किसी भी सैंड के अंदर कहीं भी लगा दीजिए, या मिट्टी में भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। 15 सितंबर के अंदर एक पॉट लीजिए, उसके अंदर वही वाली आपने सॉइल मिक्स ही ऐसे बनाना है जिसके अंदर सैंड और मिट्टी बराबर हो, और उस वक्त उसमें खाद कम हो। यानी कि अभी आपने कटिंग ग्रो करनी है ना, तो खाद को सिर्फ हल्का सा रखिए, एक भाग इनकी कटिंग लगा दीजिए। आप सिर्फ सैंड में भी लगाएंगे तब भी चल जाएगी। बदरपुर के अंदर इसकी कटिंग लगाएंगे, बहुत अच्छी चलती है। बदरपुर में जल्दी एकदम से ग्रो हो जाएगी, 10 से 15 दिन में इनकी रूट्स आ जाती है। और जब रूट आ जाए इस प्रकार से किसी भी बड़े पॉट में 5 इंची 6 इंची के पॉट से ज़्यादा इसको पॉट बड़ी आवश्यकता नहीं है, उस पर इसको लगा दीजिए। तो आपका ये हाइब्रिड वाला क्लांचो जो है धीरे धीरे इस प्रकार से देखिए विंटर के अंदर ये तैयार हो जाएगा फ्लावरिंग के लिए। अब इसमें हमें थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। ये तो मैंने दोस्तों आपको बताया जो हाइब्रिड है। देसी वाला मैंने बताया बहुत रफ टफ है। देखिए जब इसकी फ्लावरिंग पूरी हो जाएगी, अभी अप्रैल के अंदर हम इसको सबको काट देंगे। इस प्रकार से काटने के पश्चात इसकी नीचे की पत्तियों को हटा दें, बड़ा जो पत्तियाँ होती हैं उनको हटा दें, कम पत्तियाँ इसमें रखें और किसी भी बड़े प्लांट के नीचे इसको रख दीजिए। कहीं भी हिबिस्कस या कहीं भी हो, कोई भी बड़े प्लांट के नीचे इसको रख दीजिए, तो ये ख़राब नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन इसकी भी कोशिश करिए मिट्टी ऐसे ही बनाएं जिसमें थोड़ा सा सैंड ज़्यादा हो, वेल ड्रेन वाला हो, पानी ना रुके, तो ये आपका बहुत बेहतरीन काम करेगा।
और इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं सितंबर से ऑनवर्ड्स। सितंबर अक्टूबर के अंदर इसकी कटिंग लगाइए, 2 महीने इसको दीजिए तो ये खूब बड़ा इस प्रकार से हो जाएगा। और जनवरी के अंदर आप ये जो देख रहे हैं इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें ज़्यादा, जैसे मैंने बताया आपको, पेस्ट अटैक कोई ज़्यादा होता नहीं है, पूरे साल भर में ये ऐसे ही रहता है। सिर्फ पेस्ट अटैक अभी होगा जब फरवरी आएगी। जनवरी 15 से लेके 15 फरवरी के आसपास में ना एक बिल्कुल नीचे से कीड़ा आता है जो इसके अंदर बैठता है, लीफ माइनर टाइप का ही होता है, तो वो इसके पत्तों को बहुत ज़्यादा खा जाता है, बहुत ही ज़्यादा। सोचिए कि उसका अटैक इतना होता है कि अगर वो 1 या 2 दिन इसके अंदर रह गया ना तो आपके सारे पत्ते गायब, और जब पत्ते गायब हो जाएंगे तो आपकी स्टेम बचेगी नहीं फिर, ये ध्यान रखिए। क्योंकि दूसरे प्लांट में तो थोड़ा सा दोबारा पत्ते आ जाते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है आने में, तो फिर इसका प्लांट का बचना बहुत मुश्किल होता है। तो वो उस वक्त आपको इसमें थोड़ा सा नीम ऑयल या कोई भी और जो इंसेक्टिसाइड्स आपके पास हो, लहसुन का हो पिसा हुआ हो, या अदरक लहसुन का पेस्ट हो, या आप घर में जो भी इंसेक्टिसाइड आपने बना रखा है, और साथ में नीम ऑयल मिला के इसमें अच्छी तरह से प्लांट में डाल दीजिए। नीचे मिट्टी के अंदर भी डाल दें। 15-20 दिन में एक बार उसको दोबारा से रिपीट कर लीजिए। 15 दिन तक उसका काम रहेगा, बिल्कुल उसका असर भी रहेगा, और वो कीड़ा आपके पत्तों पर ना बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, यकीन मानिए। उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जोड़ मिला देना, क्योंकि पत्तियाँ जो है ना सोख लेती हैं उसको, और उसका टेस्ट उसको बिल्कुल फिर अच्छा नहीं लगेगा, वो नहीं खाएगा इसको। तो ये हो गई इसको पेस्ट से बचाने की बात। अब रखना कहाँ है इसको हमने दोस्तों, जब भी विंटर आती है, जब बारिशें बंद हो जाती है, उसके बाद आपने इसको फुल सनलाइट में रखना है। जितने भी सनलाइट में आप इसको दे सकते हैं उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी दोस्तों। लेकिन जैसे ही इसकी फ्लावरिंग पूरी होगी अप्रैल के बाद, इसको शेड में रख देना है, और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक ये शेड के अंदर ही रहेगा। अब क्या है, समय समय पर हम इसको अगर खाद नहीं देंगे तो हमें इतने अच्छे फूल नहीं मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि तब आप इसमें लगा दीजिए। आपने इसको अभी जब मैं अभी बात करूँ कि मई के अंदर जब फ्लावरिंग पूरी हो जाएगी, तब मैंने इसमें बता दिया 2 चम्मच खाद डालनी है। वो 2 चम्मच खाद सिर्फ मई जून जुलाई तक ही रहेगी। सितंबर के अंदर आपने इसकी कटिंग लगा दी तो वो कटिंग ग्रो होगी। उसके बाद अक्टूबर में जब हमने इसको इसमें इस प्रकार से लगाया, तो वहाँ पर मैंने मिट्टी जो अभी आपको बताई है 30% कंपोज वाली, वो आपने कर दी। अब ये प्लांट मेरा ग्रो हो गया। अब इसमें हल्की सी बर्ड्स भी बननी शुरू हो गई हैं। चमकदार फूल चाहिए, थोड़ा सा उसका साइज़ भी बढ़िया चाहिए, और फूलों की मात्रा भी अच्छी हो। इसके लिए इसको फर्टिलाइज़ करना भी तो बहुत आवश्यक है। अब मैं इसमें गोबर की खाद फिर से डालूँगा ना, तो इसके पत्ते थोड़े थोड़े फिर बड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा नाइट्रोजन इसको ज़्यादा हो जाएगा, और हो सकता है ये फ्लावरिंग ना अपना कम कर दे, फ्लावरिंग ज़्यादा दे ही ना फिर। तो इस वक्त तो इसको बिल्कुल गोबर की खाद तो मैं बिल्कुल दे नहीं सकता। तो अब आपको क्या देना है इस वक्त, जैसे इसमें फ्लावरिंग बर्ड्स बन चुकी हैं तो इसमें डालना है पोटास। जैसे नहीं बनी है या यहाँ अभी बन रही हैं तो इसमें देना है आपने फास्फोरस। तो आज मैं आपको बताऊंगा, दिखाता हूँ, देखिए कैसे आप इसमें डालेंगे। दोस्तों जब भी आप कोई पोटास वगैरह लेते हैं ना, अच्छी कंपनी का हमेशा लिया करें। देखिए मैं तो जब भी मंगाता हूँ मेरे पास ख़त्म हो जाता है, तो ये बायो पोटास, बायो ही होता है मेरा प्रोडक्ट। आजकल एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको बायो प्रोडक्ट मिल जाते हैं ईज़िली, अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे। तो ये देखिए मैं आपको कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, मैं माई वाटिका ही प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। माई वाटिका से मैंने मंगाया हुआ है, ये है पोटास। अब देखिए पोटास को एक लिमिट में डालना होता है, बहुत ये नहीं कि आपने भर भर के एक मुट्ठी पोटास इसके अंदर डाल दिया। ये देखिए एक प्लांट के लिए इतना पोटास बहुत ज़्यादा है। ये देखिए मैं आपको बताऊं, ये देखिए 1 2 3 4 प्लांट है, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 की डाइट मेरी पूरी हो गई। देखिए, और इतनी ही मात्रा में मैं इसमें मिला लूँगा दोस्तों फास्फोरस प्रोम, यानी कि फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्युअल। ठीक है ना। मैन्योर में दोस्तों जो मैन्योर होता है वो हमेशा ऑर्गेनिक के लिए ही यूज़ होता है। तो ये जो है इसमें आपको, जैसे आप डीएपी डालते हैं सेम वही काम ये करता है। तो हम डीएपी ना डाल के ये मिट्टी को न ख़राब करके अपनी इस प्रोम को यूज़ कर रहे हैं। एक बारी थोड़ा सा आप खर्चा कर लीजिए, जो ऐसे महंगे वाले प्लांट हैं तो इनके लिए अगर आप इसको डालेंगे, जैसे ये है तो इसमें 5 7 8 10 दाने इसमें हैं, इसमें भी 7 8 दाने 8 10 दाने, बस इसमें 10 12 दाने, इतना ही हमें यूज़ करना है। तो यानी कि टोटल मिला के देखिए 1 चम्मच प्रोम इनके लिए मैंने डाल दिया, ये बहुत है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं यूज़ करना है हमें, ये ध्यान दीजिए। ये देखिए मैंने दोनों को मिक्स कर लिया। अब मैं चाहूँ तो इन सब दोनों को ऐसे ही यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे ही इसमें नीचे डाल सकता हूँ, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ना गोबर की पुरानी खाद मिला दें तो वो और बहुत बेहतरीन होगा। ये देखिए ये मेरी अपनी घर की बिल्कुल बनी हुई खाद है,
और इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ। अभी आप बोलेंगे कि आपने गोबर की खाद के लिए मना किया, तो ये देखिए मैंने कोई ज़्यादा नहीं मिलाया और ये एक प्लांट के लिए बहुत कम है। ये देखिए 2 चम्मच, इससे कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलने वाली है आपके प्लांट को। लेकिन ये मैंने क्यों मिलाया, इसलिए मिलाया दोस्तों, क्योंकि इससे जो है ना ये जो फॉस्फोरस और ये सब पोटास वगैरह हमने डाला है, ये अच्छी तरह से मिक्स होके आपके रूट्स को ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। आप हमेशा कोशिश करा करें, जब भी आप अगर गार्डनिंग करते हैं तो इस प्रकार की कुछ खाद है ना बना के रख लिया करें। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप अपनी गोबर की खाद को किस प्रकार से उसको रिच बना सकते हैं। मेरे को प्लांट में सिर्फ ये सब यही नहीं देना होता, पोटास और फॉस्फोरस ही नहीं देना होता, नाइट्रोजन ही नहीं देना होता। इसमें मैं अगर कैल्शियम दूंगा तब भी अच्छी चमक आएगी, तब बढ़िया फ्लावर आएगा। कैल्शियम के साथ साथ दूसरा भी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इसमें स्प्रे करना होता है, तो एक बार मैं इसमें स्प्रे कर चुका हूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, एक बार और कर दूँगा अभी। अब ज़्यादा इसमें बस खाद में नहीं यूज़ करना होता है, लेकिन बीच बीच में हमें थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से खाद देनी होती है। अब ये देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा मैं दूंगा ये वाले प्लांट में दूंगा, क्योंकि इसमें देखिए आपको इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिल रही है। इसमें अलग अलग मैंने कटिंग लगा रखी है और ये लेट कटिंग है मेरी बिल्कुल। तो ये देखिए इस प्रकार से मैंने कुछ ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ से मैंने मिट्टी निकाली, इसको भर दिया यहाँ पर। ये लगभग मैंने 1 मुट्ठी के आसपास में लिया है। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा गड्ढा बनाया और ये गड्ढे में यहाँ पर भर दिया, बस ऐसे भर दिया। ये देखिए यहाँ पर मैंने उंगली से गड्ढा बनाया ये, और यहाँ पर डाल दिया बस। और यहाँ पर भी साइड में हल्का सा ऐसे नीचे से डाल दिया। अब दोस्तों क्या होगा, जब मैं इसमें पानी डालूँगा, ये पानी में सब घुलनशील है, फॉस्फोरस भी और ये पोटास भी एकदम से घुल जाएगा ये, और धीरे धीरे नीचे आपके रूट्स को अवेलेबल हो जाएगा। तो प्लांट को जितना चाहिए फिर ये प्लांट अपने हिसाब से इसमें से ले लेगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इसी प्रकार से देखिए मैं ये जो देसी वाला है, देसी वाले में भी ये यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए देसी वाले में तो आप सिंपल ऊपर से ना, इसमें जगह स्पेस भी है, तो इसमें मैं ऊपर से ऐसे ही डाल दूँगा और ऊपर से हल्की सी ऐसे गुड़ाई कर दूँगा इसकी, बस कुछ नहीं करना। देखिए इसकी मिट्टी देखिए बिल्कुल टाइट हो रखी है और मैं इसमें पानी भी इसमें कम डालता हूँ। इन प्लांट्स का एक बहुत फ़ायदा ही यही होता है कि अगर हम कभी कहीं घूमने जाते हैं या इधर उधर जाते हैं, पानी नहीं दिया, इवन गर्मी के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, पानी नहीं दिया, थोड़ा सा मुरझाएगा लेकिन प्लांट ना आपका ख़त्म नहीं होगा। ये अपने पत्तों से पानी ले लेता है, इसके पत्तों में बहुत पानी होता है, क्योंकि ये फ्लावरिंग में आ चुके हैं, इसलिए इसमें मैं बहुत ज़्यादा खाद अब नहीं दे रहा हूँ, बस सिर्फ 2-2 चम्मच। ये इसका फर्टिलाइज़र का शेड्यूल हो गया दोस्तों। ये जितना मैंने इसको अभी खाद दे दी ये बहुत है, अब इसमें कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है मेरे को। कभी कभी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र जब दूसरे प्लांट को देता हूँ ना, इसमें भी दे देता हूँ, सरसों की खली भी दे देता हूँ उसको। ऐसा नहीं है कि सरसों की खली, लेकिन ऊपर से पत्तों में नहीं डालता हूँ, नीचे से देता हूँ, क्योंकि इसके पत्ते थोड़ा सा नाजुक होते हैं, बहुत सुंदर पत्ते भी होते हैं। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है कि आप इसके पत्तों में ऊपर से सरसों की खली दे दें, बस अब कुछ नहीं करना है। अब ये इसके फ्लावर को हम इंजॉय करेंगे। अभी थोड़ा सा 15-20 जनवरी के बाद थोड़ा सा जैसे ही गर्माहट बढ़ेगी, हल्का हल्का मैं इसमें थोड़ा सा नीम ऑयल और उसमें जो मेरा अपना घर का बना हुआ इंसेक्टिसाइड है उसको मैं दोनों को मिला के इसमें स्प्रे कर दूंगा, जिससे कि इसके पत्ते वगैरह कोई लीफ माइनर ना खाए। तो दोस्तों अब मेरे ये तैयार है फ्लावरिंग के लिए। आने वाले 20-25 दिन के बाद ये धीरे धीरे इसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और फरवरी और मार्च इसमें बहुत बेहतरीन मेरे को फ्लावर मिलेंगे। अगर आप ये सब चीज़ें ठीक है, अगर आप ख़रीद सकते हैं तब तो ठीक है, अगर आप नहीं ख़रीद सकते हैं तो आप इनको अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। मैंने प्रोम की पहले वीडियो बताई भी है आपको कि आप फास्फोरस रिच मैन कैसे बनाएंगे। देखिए प्रोम के अंदर जो है ना कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि इसको कैल्शियम देना है, फॉस्फोरस उसमें है, फॉस्फोरस रिच जरूर है लेकिन उसके अंदर कैल्शियम भी है, तो ये प्रोम को भी आप घर पे बना सकते हैं। पोटास के लिए तो मैंने आपको कई चीज़ें बताई हुई है, आपके पास पोटास नहीं है तो आप बाज़ार से पोटास लाने के बजाय प्याज के छिलकों का, केले के बनाना पील का जो बनता है वो भी बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी ना थोड़ा सा पोटास ला के रखा करें, जो ऐसे नाजुक पौधे होते हैं उनको थोड़ा सा ज़रूरत होती है। आप डाल के देखिए, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है, ग्रोथ भी अच्छी होती है। ओवरऑल तो जब हम प्लांट की ग्रोथ लेते हैं ना तो उसमें NPK चाहिए होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास स्टार्टिंग से ही चाहिए होता है। लेकिन जब फूल को बड़ा करना है और फूलों को अच्छा खिलाना है तब इसमें फिर पोटास की आवश्यकता हमें पड़ती है, और इस वक्त जो मैंने अभी इसको खाद दी है ये इसके लिए सफिशिएंट है। नर्सरीज में जाते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई दी वो नर्सरीज से मैं क्लिप लेके आया था। वहाँ पर क्या होता है कि इनको पॉली हाउस के अंदर तैयार किया जाता है, वहाँ पर इनमें केमिकल फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं, सब कुछ दिया जाता है, तब जाके इनको फ्लावरिंग के लिए एकदम बूस्ट कर दिया जाता है।
जब हमारे वहाँ अभी सीज़न नहीं हो रहा होता है, आपको नर्सरीज़ में वो सारी चीज़ें मिल जाती है। अक्टूबर के अंदर नर्सरीज़ में गुलदाउदी आ जाती है, लेकिन आप उस चीज़ की ना परवाह करा करें, मौसम आने दीजिए, अपने हिसाब से इनको खिलने दीजिए। हमारे यहाँ का जो अभी जो सीज़न स्टार्ट हो रहा है विंटर में, स्प्रिंग में, तभी ये फ्लावर खिलेगा। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।